तो फ्रेंड्स, नमस्कार। जो भी स्टूडेंट राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसीज का काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए आज खुशखबरी है कि आरएसपीसीबी ने, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉ ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स एंड जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें, तथा अभी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशंस जारी की हैं और क्या जो नया सिलेबस आने वाला है आपकी बार एग्जाम में, उसके बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो एग्जाम की डेट है, जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम की डेट है, वो कब बताई है? 15 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में होना है। लगभग 1.5 महीने का उन्होंने विंडो टाइम दिया है कि इसी टाइम के बीच में एग्जाम होनी है। तो अगर हम आज से कंसीडर करते हैं तो आज है 18 अक्टूबर, नहीं 18 सितंबर। आज डेट कितने है? 18 सितंबर। तो आज से हम काउंट करते हैं तो 18 से 18 अक्टूबर और 18 नवंबर। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आपके पास 2 महीने इस एग्जाम की तैयारी करने का टाइम है। तो जो भी स्टूडेंट और जो भी कोई मेरा दोस्त अगर तैयारी कर रहा है तो वो 2 महीने मान के चले कि 2 महीने बाद में ये एग्जाम हो जाएगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज जारी की हैं राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लॉ ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर की कितनी दो वैकेंसीज आई हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ, जेएसओ की आप देख सकते हो कि 52 पोस्ट है। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स जे डबल ई की 53 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की 45 पोस्ट है। तो इस बार काफी नंबर्स और काफी ज्यादा मात्रा में वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है। अगर पिछले वर्षों की कंपैरिजन में हम देखते हैं तो इस बार काफी नंबर काफी ज्यादा है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी बात है। तो चलिए अभी देखते हैं कि एग्जाम्स को अलग अलग टाइप के वैकेंसीज के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि लॉ ऑफिसर। तो लॉ ऑफिसर मेनली जो लीगल एक्टिविटीज एंड लीगल रिलेटेड थिंग्स हैं उन्हीं को डील करते हैं। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो लॉ ऑफिसर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है? यूजी ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लॉ, ही और शी शुड बी लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी established university or recognized university, or that he or she should be a equivalent 3-year course. If there is any 3-year course that is equivalent to the degree, that is also acceptable, or the candidate that having this course that are eligible for the exam of law officer second. नाउ द जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए क्या क्या, जेएसओ के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? तो जेएसओ के लिए जो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, किसमें? एमएससी में। फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए एमएससी में। और कौन कौन से सब्जेक्ट के लोग एग्जाम दे सकते हैं? केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी। हर बार की तरह इस बार भी जेएसओ के एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट्स एम मास्टर इन साइंस हैं, फर्स्ट डिग्री के साथ किन किन सब्जेक्ट में? सॉइल साइंस, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड माइक्रोबायोलॉजी में वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और उनकी जो बीएससी है वो किसी साइंस फ्रॉम एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और जो भी कोई स्टूडेंट अगर फॉरेन से ग्रेजुएशन करके आया है तो दैट इज आल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम इफ ही इज क्लियर्ड फॉर द इक्विवेलेंट डिग्री। उसके बाद में हम देखते हैं कि जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जूनियर इन्वायरमेंटल के लिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए एमटेक किस में होना चाहिए? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जिनका एमटेक और एमई है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके साथ उनका बीटेक और बीई की डिग्री किस में होना चाहिए?
बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं जिनकी डिग्री बीटेक, एमएससी, एमटेक और एमई तो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, कंपलसरी है। इसके साथ आपका बीटेक और बीई की डिग्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंटल एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और जो स्टूडेंट कहीं बाहर से कोई डिग्री करके आए, इक्विवेलेंट डिग्री करके आए, वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो मिनिमम, अगर आपको कोई किसी सिस्टम में कभी कभी क्या होती है, कोई ग्रेडिंग नहीं होता है, तो उसमें 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर एलिजिबल टू फॉर दिस एग्जाम। अब हम देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड। इसके अलावा क्या होना चाहिए? दिस इज द कंपल्सरी। आफ्टर दैट he or she should have a O or high level certificate course conducted by the department of he or she the conducted by the DOE DOEACC। तो ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके द्वारा अगर कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा और द कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय द नियलिट न्यू दिल्ली। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे कोर्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, COPA, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन द कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। इसके अलावा डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय द लॉ ऑफ इंडिया। अगर ये भी नहीं है तो जो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा डिप्लोमा इन द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। और the Rajasthan State certificate course in Information Technology RSCIT that is the conducted by the वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? कोटा में। इसके द्वारा इस कोर्स का परिचालन किया जाता है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए मिनिमम है 12th क्लास की रिक्वायरमेंट है, सीनियर सेकेंडरी। इसके साथ कंप्यूटर में अलग अलग यूनिवर्सिटी से दिए गए सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होने चाहिए। उसी के बाद में आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। साथ ही जो जूनियर असिस्टेंट है उनको हिंदी में रिटन नॉलेज होना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, और राजस्थान के कल्चर का नॉलेज भी, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मिनिमम क्वालिफिकेशन लॉ ऑफिसर के लिए, JSO के लिए, JEE के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो अगर हम पिछले सालों से कंपैरिजन करते हैं तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली जो पिछले साल जो पैटर्न हुआ था वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो इस पैटर्न में एक्चुअल में एग्जाम में पेपर के दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और पार्ट बी होगा जो राजस्थान से रिलेटेड होगा, जिसमें राजस्थान के आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन, जियोग्राफी, फिजियोग्राफी, जो राजस्थान के बेसिक थिंग्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। तो पार्ट ए जो इन्वायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड, सोयल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनका 120 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में से रिलेटेड। और पार्ट बी से आएंगे 30 क्वेश्चन। सो टोटल 150 क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे। कितने? 150 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे और 30 क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड होंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन है कितना है? 3 घंटे के लिए हो। और हर क्वेश्चन का मार्क कितना है? 3। तो टोटल 450 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, 450 नंबर का।
और एग्जाम में हर बार नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, और नेगेटिव करने पे एक माइनस आपका, एक नंबर है वो आपका माइनस हो जाएगा फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफिसर के लिए क्या सिलेबस इस बार दिया गया है। तो जितने भी हैं लॉ ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर और जूनियर असिस्टेंट, सभी के सिलेबस में दो पार्ट हैं। पार्ट ए उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और पार्ट बी है वो राजस्थान के बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। तो लॉ ऑफिसर के पार्ट ए में हम देखते हैं क्या क्या है। तो मेनली जो लॉ ऑफिसर है उनका सिलेबस मेनली फोकस्ड होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जितने भी लॉज हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट में इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस इन इंडिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 and its amendment, various rules and notification made under this act, water prevention and control of pollution act 1974, air act 1988, public liability insurance act 1991 and national green tribunal act 2010। सो ये एक्ट है यूनिट वन में। उसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। उसके बाद में रोल्स ऑफ जुडिशियरी इन कॉम्बेटिंग पोल्यूशन, सोशल एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट इन द प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट्स। सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या, पोल्यूशन से रिलेटेड या सोशल मूवमेंट है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो क्या क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, policy statement for abatement of pollution 1992, Indian judiciary on the salient attributes on the right to environment, rule of strict liability and its application in the environmental jurisprudence। उसके बाद हम देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ट्रेडिशनल कॉमन एंड क्रिमिनल लॉ रेमेडिएट अवेलेबल टू द सिटीजन फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, लीगल एंड सोशल चैलेंजेस। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ स्पेशल एम्फासिस ऑन द फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि एविडेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूज, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंशनिंग द इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स एंड स्टेटस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिसीजन ऑफ द इन्वायरमेंट। सो किसी भी कोर्ट के द्वारा और एनजीटी के द्वारा जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिसीजन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि पार्ट बी में क्या है। तो पार्ट ए में मेनली रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी और एक्ट्स जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में जनरल नॉलेज, किसका जनरल नॉलेज, राजस्थान का, रिलेटेड टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, जियोग्राफी। इसके अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पार्ट बी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। तो ये पोर्शन है वो 30 क्वेश्चन कवर करेगा, जिसमें राजस्थान से रिलेटेड थिंग्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये आएंगे लॉ ऑफिसर से रिलेटेड एग्जाम में। अब हम डिस्कस करते हैं कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो अभी हम नए जो भी राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी भी जो नोटिफिकेशन जारी किया, अगर उसके हम सिलेबस को देखते हैं तो पुराने वर्षों के सिलेबस के सिमिलर है। इस सिलेबस में कोई भी एक सिंगल भी चेंज नहीं है। तो हम देखते हैं कि सिलेबस में आखिरकार क्या दिया गया है। तो इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए है वो रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और पार्ट बी रिलेटेड है राजस्थान से रिलेटेड। सो जेएसओ की एग्जाम में पार्ट ए से क्या क्या आएंगे। पार्ट ए में फर्स्ट है इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज। सो इस पोर्शन यूनिट, इसको हम यूनिट वन बोल सकते हैं कि यूनिट वन है वो बेसिक इन्वायरमेंटल
कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, पोल्यूशन इंडिसेज क्या क्या है, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस इन इंडिया से रिलेटेड थिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के क्या है, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन एयर वाटर बायोटा नॉइज कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। उसके बाद में हम देखते हैं कि रैपिड एंड कंप्रेहेंसिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि यूनिट थ्री है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड है। इसमें क्या अमेंडमेंट है, इसमें क्या रूल्स, इसके अंदर कौन कौन से रूल बने हैं, उनमें क्या चेंजेज आए हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद में हम यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 है वो वाटर वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से रिलेटेड है कि वाटर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कंपोजिशन क्या होता है, उनके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर वेस्ट वाटर एंड सीवेज, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। सो ये सब चीजें इसी यूनिट में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट 5 जो कि एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो इसमें एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, एयर पोल्यूटेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, मीटेरोलॉजिकल फैक्टर क्या है जो कि एयर पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स को अफेक्ट करते हैं, गाउसियन प्लूम मॉडल क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ क्या है एयर पोल्यूटेंट्स का, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कंट्रोल टेक्नोलॉजी क्या है फॉर पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स के लिए, फॉर गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स के लिए। ओके। उसके बाद में एयर पोल्यूशन का ऑटोमोबाइल से इमिशन कैसे होता है, उसका इमिशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्रिंसिपल मेजरमेंट एंड इक्विपमेंट यूज इन द पैरामीटर्स, वाटर और नॉइज को हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में नॉइज पोल्यूशन से बेसिक रिलेटेड मेजरमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 क्या है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम यूनिट नंबर 6 से बात करते हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डस सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। तो म्युनिसिपल बायोमेडिकल हजार्डस ई वेस्ट, इनका जनरेशन कैसे होता है, इनके क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इनके करेक्टराइजेशन क्या है, इनका एनालिसिस कैसे होता है, इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इनसे क्या क्या रिस्क है इन्वायरमेंट में, उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है, वेस्ट का मिनिमाइजेशन कैसे किया जाता है, हजार्डस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सब से रिलेटेड यूनिट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए पार्ट ए में जो हमने 6-7 यूनिट के बारे में डिस्कस किया है, तो इन्हीं यूनिट से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा पार्ट बी जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान के हिस्ट्री आर्ट कल्चर लिटरेचर हेरिटेज और जियोग्राफी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स भी इंक्लूड है, रीजनिंग भी इंक्लूड है एंड करंट अफेयर भी इंक्लूड है। तो टोटल 30 क्वेश्चंस इसी पार्ट बी से पूछे जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जिसको शॉर्ट में JEEC के नाम से भी बोला जाता है। तो इसका सिलेबस क्या होगा, तो अगर हम इसके सिलेबस को पिछले जो भी राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो भी एग्जाम्स हुई हैं उनके सिलेबस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका सिलेबस भी डिक्टो सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। इसके अंदर भी दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और पार्ट बी है वो राजस्थान से रिलेटेड है। तो पार्ट ए के अंदर क्या क्या है चलिए हम देखते हैं। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 1 है जो इन्वायरमेंट से जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, पोल्यूशन इंडिसेज क्या क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनिट 2 की बात करते हैं जो कि वाटर वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट और
इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की इंजीनियरिंग से रिलेटेड है कि इनका वाटर्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इनमें इंजीनियरिंग क्या इन्वॉल्व है। मेनली जेएसओ और जेई की सिलेबस में सिमिलरिटी अगर आप देखोगे तो आपको सिलेबस सिमिलर दिखाई देगा, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है कि जेएसओ की एग्जाम में मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिलेटेड किस में यूज होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, यहाँ तक के क्वेश्चन से मेनली जीएसओ में पूछा जाता है। लेकिन इसकी इंजीनियरिंग थिंग्स क्या है, जैसे कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, कि इतना पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन हो रहा है इस वेलोसिटी से हो रहा है, तो कितने पार्टिकुलेट मैटर को ये फिल्टर कर देगा, या इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, या इसकी जो मैकेनिज्म होती है, या इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो सब मेनली जेई की एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर और वेस्ट वाटर से रिलेटेड जो यूनिट ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इक्विलाइजेशन, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, एरिएशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम इसी यूनिट में देखते हैं कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर एंड सीवेज, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, ट्रीटमेंट पोन्ड एंड एरेटेड लेगुन्स क्या है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर जिसको आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या होते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर क्या है, और मेम्ब्रेन बैच रिएक्टर क्या है। इन सब से रिलेटेड यूनिट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 2 में पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं कि एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस हैं, लाइक एनारोबिक फिल्टर्स, यूएएसबी, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर फ्रॉम टेक्सटाइल, टेनरी, डेयरी, डिस्टिलरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक, केमिकल, वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरी। तो अगर हम इंडस्ट्रीज की लिस्ट देखते हैं तो काफी बड़ी लिस्ट है, लेकिन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जेई के सिलेबस में कुछ इंडस्ट्रीज को नोट किया, या कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हो। टेक्सटाइल, टेनरी, डेयरी, डिस्टिलरी, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक, केमिकल, वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरी। तो आप इन्हीं इंडस्ट्री से रिलेटेड जो वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी इंडस्ट्रीज को कवर करने से अच्छा है कि इन्हीं इंडस्ट्रीज पे मेनली फोकस किया जाए। उसके बाद में हम यूनिट नंबर 4 को देखते हैं कि एयर एंड जो यूनिट नंबर 4 है वो एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें सोर्सेज क्या है एयर पोल्यूशन के, प्रॉपर्टीज क्या है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं, गॉसियन फ्लू मॉडल, ह्यूमन हेल्थ, इसमें नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, व्हीकल से इमिशन कैसे होता है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जो कि जेएसओ के सिलेबस में है वही जेई के सिलेबस में सेम यूनिट है। उसके बाद में हम यूनिट 5 की बात करते हैं, तो यूनिट 5 है वो ईआई से रिलेटेड है, और इस ये भी सेम सिलेबस जो जेएसओ में पूछा गया वो ही सिलेबस जेई की एग्जाम में ईआई से रिलेटेड यूनिट में पूछा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, और अगर हम इन्वायरमेंट पे देखते हैं कि एयर, वाटर, सोइल, नॉइज एंड कल्चरल सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका प्रेडिक्शन क्या करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं, साथ ही रैपिड एंड कंप्रेहेंसिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, इसमें अमेंडमेंट क्या क्या हुआ, और इससे इसके अंदर कौन कौन से अदर एक्ट का डेवलपमेंट हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं, तो ये मेनली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और इस यूनिट का पोर्शन भी और कंटेंट सेम है जो जेएसओ की सिलेबस में दिया गया है। तो मेनली जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, इनसे रिलेटेड इनका सोर्स जनरेशन क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इनसे इनसे क्या क्या रिस्क है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं।
तो पार्ट ए में ये सब यूनिट है, और अगर पार्ट बी की बात करते हैं जेईई की एग्जाम के लिए, तो पार्ट जेईई की एग्जाम, तो सभी मोस्ट ऑफ द जो भी एग्जाम है उनका पार्ट बी का कंटेंट सेम है। जो राजस्थान से रिलेटेड है उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें रीजनिंग है, और उसमें करंट अफेयर्स है, जिनसे केवल 30 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है। तो इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए है वो रिटन एग्जाम होगा। इसका जो रिटन एग्जाम होगा, उस रिटन एग्जाम में पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जनरल नॉलेज की नेशनल इंटरनेशनल क्या क्या थिंग्स हैं जो इन्वायरमेंट में जा रही हैं, कि राष्ट्र में मतलब नेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशंस हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मेन बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या काम हो रहे हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मतलब आपकी इंग्लिश और हिंदी पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। एंड दी सब्जेक्ट शुड बी अप टू द 12th स्टैंडर्ड विथ यू इन योर सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपके पास बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आपको नॉलेज होना चाहिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बनाने और उससे रिलेटेड नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री क्या है, अलग अलग विंडोज ओएस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट मीन्स, अगर इन तीनों का मिला देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस। तो आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक डेटा बेस मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, कि डेटा बेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा की सॉर्टिंग कैसे करते हैं, टेबल्स में डेटा की मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपको बेसिक ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आपको इंटरनेट के बारे में, आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट का कैसे यूज करते हैं इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, अलग अलग ब्राउजर क्या होते हैं, वेब सर्फिंग आप कैसे करोगे, सर्च इंजन्स के आप कैसे यूज करोगे, तो ये सब जो बेसिक नॉलेज है आपको होना चाहिए। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा। तो पार्ट बी हर आप देखेंगे लो ऑफिसर, जेएसओ, जेईई और जूनियर असिस्टेंट सभी का पार्ट बी इक्विवेलेंट है। तो पार्ट बी में राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से है, रीजनिंग से, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस है वो रिटन एग्जाम का था। इसके बाद में हम देखते हैं कि टाइप टेस्ट भी जूनियर असिस्टेंट के लिए एक अलग से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, कि आपकी इंग्लिश लिखने की स्टाइल और स्पीड क्या है, और हिंदी लिखने की स्टाइल और स्पीड क्या है, ये भी आपका चेक किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो ये मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ 2 महीने 60 दिन एग्जाम की तैयारी के लिए बचे हैं। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करने में जुट जाइए। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को बताइए। इस चैनल पे हम अभी यूनिट वाइज वीडियो भी डालेंगे, तथा साथ ही यूनिट्स, हर यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम डालते रहेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।